हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फर्स्ट। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि अगर मतलब वो उनके पास अगर तैयारी अच्छी नहीं होती है तो वो एक ही बात को सोचते हैं कि मैं अच्छे नंबरों से ना पास हूं, लेकिन मैं डीएलएड उतने नंबर से पास हो जाऊं जितने पे पासिंग मार्क होता है या उससे एक दो नंबर एक्स्ट्रा हो जाए। कहने का मतलब ये है कि मैं अच्छे नंबर से पास ना हो बट मैं पास हो जाऊं, मेरा बैक ना लगे, क्योंकि बैक अगर लगता है तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर आपका सेमेस्टर बैक हो जाता है तो आप एक साल पीछे चले जाते हैं, क्योंकि सेमेस्टर बैक फिर बैक मतलब बहुत ज्यादा पीछे चले जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों मॉक टेस्ट में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सभी आप देख के चले और आपकी डेफिनेटली मैं यहां पे बताता हूं कि अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली, सिर्फ प्रीवियस ईयर से अच्छी तैयारी कर ली, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का मॉक टेस्ट देने वाले हैं। सभी प्रीवियस ईयर पेपर जो 2016 से अब तक के हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। तो बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली। इस सेशन को अपने दोस्त मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिएगा और अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में उभयचर प्राणी है। ये आपका प्रश्न जो है 2016 में पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है खरगोश, चूहा, कछुआ या फिर गाय। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर कि उभयचर होते क्या हैं। तो उभयचर कशेरुकी प्राणियों का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है जो वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य और सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आता है। उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। इसमें अधिकांश में दो जोड़ी पैर होते हैं और शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। इसमें कुछ कुछ में पूंछ की उपस्थिति भी पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जितने भी अभ्यर्थी दे रहे हैं कछुआ दे रहे हैं, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे उभयचर प्राणी जो है वो यानी कि जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। अगर हम कछुए की बात करें तो ये जल और स्थल दोनों में रह सकता है। अगर यहीं पर कछुए की जगह पे मेढक ऑप्शन में आ जाता तो आपका मेढक वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। यह भी आपका 2016 में प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। पहला ऑप्शन हो जाएगा धारा रेखित शरीर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गलफड़े, पंख हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा गलफड़े, चौथा हो जाएगा आपका फेफड़ा। अगर हम बात करें अनुकूलन के बारे में तो जैसा कि आप सभी को पता है कि धारा रेखित शरीर उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको आगे बढ़ने के लिए। पंख जो है आपको पता है कि पंख क्या करते हैं, पंख मछलियों को तैरने में मदद करते हैं। गलफड़ों की अगर हम बात करें यहां पर तो गलफड़े मछलियों को पानी में ऑक्सीजन सांस लेने में मदद करते हैं। अगर लास्ट के ऑप्शन की बात करें फेफड़ा, तो ये इसका अनुकूलन अंग नहीं है। जी हां, ये इसका अनुकूलन अंग नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। ये कुछ मछली का सचित्र इंटीरियर जो है जो आपके भाग जो है वो दिए गए हैं, क्या क्या कहां कहां पे पाया जाता है, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से समझ भी सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाता है कि निम्नलिखित में से यौगिक हैं। ये आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से यौगिक की अगर बात करें तो है जल है, सोना है, पीतल है या फिर चांदी है। सबसे पहले यौगिक क्या होता है जान लेते हैं हम लोग। यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजित किया जाता है तो इस प्रकार बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक के गुण क्या क्या होते हैं। तो यौगिक के गुण की बात करें तो संयोजित तत्वों के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो यह आपका आ जाता है जल। तो अगर आपके ऑप्शन में जल है तो डेफिनेटली ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल किससे बना होता है आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, H2O। ठीक है, तो इससे मिलकर जो है वो बना होता है। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है। यह भी आपका क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है। पहला हो जाएगा निथारना, वाष्पीकरण, तलछटीकरण और छानना।
अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि निथारना किसे कहते हैं। ठीक है, निथारना किसे कहते हैं? तो निथारने का मतलब यह होता है कि पानी या अन्य किसी तरल पदार्थ को स्थिर करना, उसमें घुली हुई मैल नीचे बैठ जाती है, जिसे निथारना कहते हैं। तलछटीकरण की अगर हम बात करें तो तलछटी यानी तलछट ठोस पदार्थ है जिससे स्थानांतरित करके किसी नए स्थान पर जमा किया जाता है, यह आपका तलछटीकरण हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें, यहां पर हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाष्पीकरण। जी हां, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण हो जाएगा। यानी कि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक कर सकते हैं, यानी कि जब आपका भाप बन के उड़ जाएगा उसके बाद हमारा जो है वो बचेगा ठोस पदार्थ। पांचवा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये कुछ वाष्पीकरण का जो है वो सचित्र वर्णन किया गया है, यानी वाष्प, चाइना, डिश और बर्नर, ये इतनी चीजें जो है प्रयोग में की जाती हैं वाष्पीकरण का चित्र। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है, ये आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको पता है कि साइंस में 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी के पूछे जाते हैं। पेपर आपका जो होता है वो टोटल 18 नंबर का होता है। ठीक है, सॉरी 25 नंबर का होता है और 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें आपको 12 नंबर अनिवार्य रूप से लाने ही लाने होते हैं। अगर आपका 12 से 11 भी हो जाता है ना, तो आपका क्या लग जाता है? बैक लग जाता है। तो इसी वजह से मैं आपको बताता हूं कि प्रीवियस ईयर पे बहुत ज्यादा फोकस करके चला करें, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस से उठाए जाते हैं, क्योंकि कहां तक एग्जामिनर या फिर सिलेक्टर्स जो है क्वेश्चन को जो सिलेक्ट करते हैं वो कहां तक क्वेश्चन नए नए बनाएंगे, वो प्रीवियस ईयर से ही उठाते हैं। तो प्रीवियस ईयर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसको डीपली पढ़ लिया, जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो बहुविकल्पी क्वेश्चन हो, अतिलघुत्तरी क्वेश्चन हो या फिर लघुत्तरी क्वेश्चन हो, अगर आपने उनको डीपली पढ़ लिया, सारे आंसर के साथ पढ़ लिया, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तब। दूसरी चीज, ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे कहां पे? तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे रखा है जिस पे क्लिक करना है, वहां से आपको जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। वहां पे जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ को ऑप्शन आएगा, वहां पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहां पे आपको पीडीएफ ऑप्शन आएगा। पीडीएफ पे जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लेना उसको और अपने गैलरी में जो सॉरी अपने फोन में जो है उसको सेव कर लेना है। साथ में उसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया, टेलीग्राम पे भी जाकर के आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन की, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो अगर हम मात्रक की बात करें तो ये घन मीटर नहीं हो सकता, वर्ग मीटर नहीं, सॉरी मीटर नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी वर्ग मीटर आपका हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2017 के, यहां से आपके स्टार्ट होता है जितने भी 2017 में क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके 2016 के हो गए, 5 क्वेश्चन आपके 2017 के अब आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो ये सभी आपको, ये चीजें जो है, ये क्वेश्चन तो आपको सभी को पता होगा। ठीक है, तो मछली के श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है ना? कौन सा अंग पाया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा या फिर उपर्युक्त सभी। तो भाई उपर्युक्त सभी तो है, होगा नहीं बिल्कुल। त्वचा से ये जो है अपना श्वसन तो ग्रहण नहीं करता है ना। दूसरी चीज फेफड़ा तो होता नहीं है, गलफड़े से ये जो है अपना श्वास लेते हैं। तो गलफड़े का चित्र कुछ इस प्रकार से है, यानी ये जो रेशे बने हुए हैं यही गलफड़े हैं, और यही जो है श्वास को, यानी कि एक तरफ से ये पानी देते हैं और जल से जो है वो ऑक्सीजन को इसी में अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर हो जाएगा कि 1 गज बराबर होता है, ये भी आपका क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है कि 1 गज जो है वो बराबर होता है, कितने का बराबर होता है? 5 फुट के, 4 फुट के, 3 फुट के या फिर 2 फुट के। तो आपका ऑप्शन नंबर जितने भी साथी दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी 3 फुट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, घुलनशील पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। घुलनशील पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है छानना, निथारना, तलछटीकरण, वाष्पन। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसे तलछटीकरण अभी मैंने आपको बताया, निथारना अभी मैंने आपको बताया। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन जितने भी साथी दे रहे हैं वाष्पन, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड नंबर का ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा, यानी घुलनशील पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि जो है वो वाष्पित करना, यानी वाष्पन के जरिए। तो वाष्पन का कुछ इस प्रकार से चित्र जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि
पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल क्या होता है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी जो पहलवान भार उठाते हैं उसमें कौन सा बल जो है इंक्लूड होता है, कौन सा बल लगता है। पहला पेशीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल या उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पर विद्युत बल की, तो यह बल अन्य बलों के समान है क्योंकि यह किसी विशेष वस्तु को प्रभावित करता है और उस पर प्रभाव डालता है, और इसे न्यूटन के गति के नियम द्वारा आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, कौन सा बल, ये हो गया हमारा विद्युत बल। दूसरा हमारा हो जाएगा यहां पर चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल की अगर हम बात करें तो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बीच में उत्पन्न होता है, यानी चुंबकीय बल के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बीच में उत्पन्न होता है, विद्युत आवेशित कणों को उनकी गति के कारण नियंत्रित करता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत बल हो गया हमारा, चुंबकीय बल हो गया। पेशीय बल, क्योंकि जो पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल होता है वो हमारा पेशीय बल होता है। और पेशीय बल की अगर परिभाषा लिखने को आती है आप सभी की, तो सिंपल सा आपको लिखना है कि यह एक बल है जो मांसपेशियों की क्रिया के कारण, मांसपेशियों के विस्तार और संकुचन के कारण उत्पन्न होता है। यानी किसी चीज को खींचने में, धक्का देने में, दौड़ने के लिए पेशीय बल की आवश्यकता होती है। कुछ इस प्रकार से अगर आपने जिम ज्वाइन कर रखा है तो वहां पर भी आपका पेशीय बल लगता है। अगर आप नल चला रहे हैं तो भी आपको पता है, और अगर आपका ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर पूछा गया है पहलवान के बारे में, तो पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल हमारा पेशीय बल होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर की, चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, बीज चोल, भ्रूण या फिर बीज पत्र या फिर मूलांकुर, है ना। तो अभी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि बीज चोल होता क्या है। यानी बीज चोल की बाह्य त्वचा खंभ स्तर की रचना होती है। अगर हम इसकी बात करें कि इनकी कोशिकाओं में एक विशिष्ट प्रकार की रेखा पाई जाती है जो बाह्य भित्तियों के मध्य या स्पर्श रेखा में चलती है, या प्रकाश रेखा बाह्य त्वचीय होती है। अगर बात करें यहां पर भ्रूण के बारे में, है ना, कि भ्रूण क्या होता है या फिर बीज पत्र क्या होता है, तो बीज के किसी पौधे का एक बुनियादी हिस्सा होता है। निषेचन के बाद बीजांड बीज के विकसित होते हैं, उसके बाद बीज आवरण होता है, उसके बाद एक भ्रूण से बना होता है, और भ्रूण एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष होता है, जैसे कि गेहूं, मक्का या 2 बीज पत्रों की अगर हम बात करें तो चना और मटर हो जाता है। तो यहाँ पे चने के बारे में कुछ बीज द्वार बताया गया है, रीफी बताया गया, नाभिक बताया गया है, बीजावरण बताया गया है, बीज पत्र होते हैं ये, और ये आपका मूलांकुर होता है। मूलांकुर और प्रांकुर, जब बीज जमता है तो मूलांकुर और प्रांकुर बनते हैं। ये द्विबीजपत्रीय बीज की संरचना हो जाती है हमारी। तो हमारे अगर 5 नंबर के ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं बीज पत्र कहते हैं। यानी कि 2 भाग में जो डिवाइड हो जाता है वो बीज पत्र कहलाते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ठीक है, तो हल्के पीले रंग की संरचना जो होती है चने में वो हमारे बीज पत्र कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है, चने का पेड़ कुछ इस प्रकार से होता है और चने में फल कुछ इस प्रकार से लगता है, जो कि आप सबके सामने दिख रहा होगा। प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो हमारा होने वाला है 2018 का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 2018 के यहाँ से क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। यानी कि दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम लिखिए। ये आपका क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। चलिए, आप सभी के सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला हो गया ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण या फिर तलछटीकरण या फिर निस्पंदन। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से आप सभी को बताना है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आप सभी को जल्दी से बताना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऊर्ध्वपातन के बारे में, तो ऊर्ध्वपातन आखिर होता क्या है, ठीक है, अपकेंद्रण क्या होता है, तलछटीकरण क्या होता है, निस्पंदन क्या होता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अपकेंद्रण विधि के द्वारा ही मक्खन को पृथक किया जाता है दही से। अब ये अपकेंद्रण होता क्या है, तो अपकेंद्रण बल का प्रयोग करके कणों को एक दूसरे से अलग करने को अपकेंद्रण कहते हैं। ये हो गया अपकेंद्रण की परिभाषा। अगर आपसे अपकेंद्रण पूछा जाता है तो सिंपली आपको यही जो है लिख देना है। क्लियर, यही आपको लिख देना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपके सामने आ जाता है कि आखिर ऊर्ध्वपातन क्या होता है। जानने की इच्छा हुई कि आपकी ऊर्ध्वपातन क्या होता है
है ना, उत्पादन किसे कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको ध्यान रखना है कि उत्पादन जो होते हैं एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अथवा परिवर्तित नहीं होती है। कपूर का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में उड़ जाना उत्पादन का एक बेहतरीन सा उदाहरण आप सभी के लिए हो सकता है। अगर कोई उत्पादन का उदाहरण आप सभी से पूछता है तो सिंपली आपको कपूर का उदाहरण दे देना है, क्योंकि कपूर क्या होता है, जलने के बाद सीधे वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, ना तो वो द्रव बनते हैं, ठीक है, सीधे किस में हो जाता है, सीधे वो गैस के रूप में या वाष्प के रूप में जो है उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सुसुप्त पौधा कहा जाता है। 2018 में क्वेश्चन ये आप सभी का पूछा गया है। सुसुप्त पौधा हमारा होता है जो सुसुप्त पौधा यानी कि सोया हुआ पौधा, जैसे कि क्वेश्चन से आपका रिलेट कर रहे हैं, सोया हुआ पौधा, जी हाँ सोया हुआ पौधा। तो सोया हुआ पौधा जो है ना तो जड़ को कहते हैं, ना तो फूल को कहते हैं, ना ही पत्ती को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, राइट हो जाएगा बीज। क्योंकि आपको पता है कि चाहे वो चने का बीज हो या अन्य किसी मसूर, गेहूं, धान जिसका भी बीज हो, तो वो जमीन के अंदर जब जाते हैं तो उनकी एक मौसम होता है, उसी में वो जाके जमते हैं। अगर हाँ पानी पा गए तब तो जम जाएंगे, बट जैसे कोई फसल है, मान लीजिए धान है और धान सूखे में पड़ गया, वो किसी सूखी जगह पे किसी की सूखी मिट्टी के नीचे पड़ गया, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सुसुप्त पौधा हो जाएगा, यानी सोया हुआ। अब वो कब जाके जमेगा, जब उसका टाइम होगा, यानी इस टाइम पे जब बारिश होगी और वो जो मिट्टी है वो गीली होगी, उसके बाद वो सोया हुआ पौधा जो है वो जगेगा और नए पौधे का रूप लेगा। तो ये मतलब है कि सुसुप्त पौधा जो होता है वो बीज होता है। यानी अगर आपका लिखने को आता है कि सुसुप्त पौधा किसे कहा जाता है, तो सिंपली आप कह सकते हैं सुसुप्त पौधा जो है वो बीज को कहा जाता है, चाहे कोई भी बीज हो, चने का हो, मसूर का हो, या फिर आपका दलहनी फसलों का हो, या फिर एक बीज पत्री हो या द्विबीज पत्री हो, सभी यहाँ पर बीजों को काउंट किया जाता है सुसुप्त पौधे के अंतर। चलिए ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका 2018 का क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 फुट बराबर होता है किसके होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जी हाँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, देखते कितने लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है। देखिए सबसे पहले आपको न्यूटन के नियम के बारे में पता होना चाहिए, क्लियर। न्यूटन के नियम के बारे में जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम है, ठीक है, याद रखिए जड़त्व का नियम। द्वितीय नियम जो है वो द्रव्यमान का नियम है, ठीक है, द्रव्यमान या फिर त्वरण कह सकते हैं, ठीक है, त्वरण का नियम है। तृतीय नियम जो है इसका, वो जो न्यूटन का तृतीय नियम है वो है गति का नियम, ठीक है, किसका नियम है, गति का नियम है। त्वरण जो है, त्वरण का नियम और गति का तीसरा नियम है, क्लियर। यानी जड़त्व का नियम, द्रव्यमान और त्वरण का नियम और गति का तीसरा नियम, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया है, क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में अगर पूछा गया है तो ये आपका ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा, सी के साइड चला जाएगा। यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो तृतीय नियम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तृतीय नियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी थर्ड लॉ, यहाँ पे देख सकते हो सेकंड लॉ देख सकते हो, फर्स्ट लॉ देख सकते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 5 नंबर की बल की इकाई है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, बल की इकाई है टाइम वॉट कैलोरी। जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है नीचे, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब आपको देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 2019 सीरीज स्टार्ट होने वाली है, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। यानी जो फल है वो पेड़ से जब गिरता है तो वो किसका उदाहरण होता है ना, किसका उदाहरण होता है, चुंबकीय बल का होता है, घर्षण बल का होता है, गुरुत्वीय बल का होता है, या गुरुत्व बल का होता है, या फिर पेशीय बल का होता है। सबसे पहले इन सभी के बारे में जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय बल की बात करें तो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बीच में उत्पन्न होता है विद्युत आवेशित कणों को उनकी गति के कारण नियंत्रित किया जाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। दूसरा हो जाएगा हमारा घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षित स्पर्शी
गति का विरोध करता है, ठीक है, घर्षण बल होता है। तीसरा हमारा हो जाएगा गुरुत्व बल। गुरुत्व बल जो होता है वो कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। चौथा हमारा हो जाएगा पेशीय बल। पेशीय बल आखिर होता क्या है? तो यह एक बल है जो मांसपेशियों की क्रिया के कारण मांसपेशियों के विस्तार और संकुचन के कारण उत्पन्न होता है, पेशीय बल कहता है। जैसे कि पेशीय बल का भी मैंने उदाहरण आपको दिया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको दिया है उदाहरण, ठीक है। यानी कि एक जो जिम बॉय होता है, ठीक है, पहलवान होता है, उसमें कौन सा बल यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहलवान को अगर मान लीजिए आप डंबल उठा रहे हैं या फिर जिम में गए तो वहां पे पेशीय बल यूज होता है, उसका उदाहरण भी मैंने आपको दिया है अभी। तो यहाँ पे फल का पेड़ से गिरना, मान लीजिए कोई सेब है, यहाँ पे देख सकते हो आप सभी के सामने दिया गया, ये सेब है, ये जब गिरेगा ना तो ऊपर जाएगा ना तो दाएं जाएगा ना ही ये बाएं जाएगा। जाएगा कहां जाएगा? नीचे जाएगा, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो कि हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। तो फल भी इसी प्रकार से, चाहे कोई भी फल हो, कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो, आप भी अगर कहीं पे हैं तो अगर कूदेंगे तो आप ना तो दाएं जाएंगे ना बाएं जाएंगे ना ऊपर जाएंगे, सीधे नीचे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे कौन सा बल काम करता है? तो यहाँ पे गुरुत्व बल काम करता है, यानी खींचने, उठाने, धक्का देने, ये सभी क्या होता है? ये पेशीय बल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, गुरुत्व बल भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है। बालू और लोहे के छीलन अगर एक में मिक्स है तो उसको किससे पृथक किया जाता है? यानी बालू से हमें लोहे के छीलन को पृथक करना है, उसको कैसे पृथक करेंगे? ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है, बीन कर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, या फिर फटक कर, या फिर चाल कर। तो अभी मैं आपको बता दूं यहां पर कि जो बालू होता है ना, जो बालू होता है उसमें लोहे के छीलन चुंबकीय बल, क्योंकि चुंबक जो है लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इस तरीके से हम जो है इसको अलग कर सकते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। यहाँ पे आपको विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि भी सामने आपको दिखाई गई, इस तरीके से भी यहाँ पे आप अलग कर सकते हो। ना तो फटक कर सकते हो, ना बीन कर सकते हो। चाल कर करेंगे तो आपको पता है बालू और लोहे के कण दोनों साथ में गिरेंगे। फटक कर भी नहीं कर सकते हो, बीन कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको आप आंखों से देख भी नहीं सकते हो सही से। चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा ही इसको अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर, पत्ती द्वारा जनन होता है। 2019 में क्वेश्चन ये भी पूछा गया। जी हाँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर मस्ट होता है आप सभी के लिए। पत्ती द्वारा जनन होता है, अजूबे में होता है, बबूल में होता है, केले में होता है, या फिर आम में होता है। तो पत्तियों द्वारा अगर जनन की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए की साइड चला जाएगा, यानी अजूबे में होता है। चित्र में आपको दिखा दे रहा हूं, ये एक पत्ती है भाई, पेड़ तो गमले में लगा हुआ है, ये एक पत्ती है, और पत्तियों से देख सकते हैं आप लोग जड़ें निकली हुई हैं, उसके बाद एक नया पेड़ निकला हुआ है, यानी यहाँ पे जनन हुआ और नया पेड़ हो गया। यानी इसका जो जनन होता है वो पत्तियों द्वारा होता है। बबूल में बीज के द्वारा होता है, आम में भी बीज के द्वारा होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें केले को, तो केले में अलैंगिक प्रजनन तने के कायिक प्रजनन द्वारा होता है, और यहाँ पे इसके भी छोटे छोटे बीज होते हैं। बट यहाँ पे अजूबे की अगर बात करें तो इसमें यहाँ पर पत्तियों के द्वारा जो है वो जनन होता है, पत्तियों के द्वारा नया पौधा जो है वो बनता है। 4th नंबर क्वेश्चन, उभयचर जंतु क्या है? 2019 में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, उभयचर जंतु क्या है? यानी कि जो जंतु जल और स्थल दोनों में सर्वाइव कर ले, दोनों में रह ले, वही हमारा उभयचर जंतु कहलाता है। तो सिंपल सी आपको बात पता है, यहाँ पे जैसा अभी प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, मैंने बताया ना कि प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है। अभी वहां पे प्रीवियस ईयर जो पूछा गया था वहां पे आपका ऑप्शन में कछुआ था, क्योंकि कछुआ जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है, स्थल में भी सर्वाइव कर सकता है। बट यहाँ पे आपको पता है कि थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज कर दिया गया और मेढक कर दिया गया। मेढक में क्या करता है, जल में भी सर्वाइव कर लेता है और आपका स्थल में भी सर्वाइव कर लेता है, लेकिन मछली जो है वो नहीं कर पाएगी, जल से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी। चिड़िया भी आपका जल में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, कुत्ता भी आपका जल में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में चेंज हो सकते हैं, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर से उठाए जाते हैं। टेंशन लेने वाली बात कोई भी नहीं है, तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। प्रीवियस ईयर के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा आप जितने भी साथी हैं, ठीक है, जितने भी साथी हैं प्रीवियस ईयर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे वो 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या फिर 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, ठीक है, क्लियर।
तो यहाँ पे चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है। 2019 में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा कुंतल, किलोग्राम, ग्राम या फिर आपका न्यूटन। ठीक है, ओके। तो अगर याद करते हैं यहां पर द्रव्यमान के मानक मात्रक के बारे में कि आखिर मानक मात्रक क्या है, तो आपका मानक मात्रक किलोग्राम हो जाएगा, यानी जिसे हम केजी कहते हैं। और ये बाट तो आप लोगों ने देखा होगा, 5 किलो का, 2 किलो का, 1 किलो का, आधा किलो का और ये 100 ग्राम का, ऐसे बाट होते हैं। अभी ये तो ओल्ड वर्जन के हैं, अभी आपने लेटेस्ट वाले देखे होंगे, ठीक है, लेटेस्ट वाले भी देखे होंगे। तो ये बाट यानी कि किलोग्राम में ही इनको हम मापते हैं। किसी भी द्रव्यमान का मात्रक मानक मात्रक जो है वो किलोग्राम होता है, किलोग्राम में ही हम लोग मापते हैं। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी प्रीवियस लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको हर जगह प्रीवियस पेपर पेड वर्जन में मिल रहा हो, क्योंकि पीडीएफ लोग पेड वर्जन में भेजते हैं, ठीक है, आपको पता है। बट यहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, फ्री में पीडीएफ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करिए, उसके बाद वहां पे जाइए, आपको नीचे पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। पीडीएफ वाले क्लिक करेंगे, सीधे आपके सामने पीडीएफ खुल करके आ जाएगी, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको सेव करके रख लीजिएगा। उससे तैयारी बेहतरीन तरीके से आप लोग करते रहिए, क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल कम बचा हुआ है। जुलाई में आपका एग्जाम होना है, ये चीज आपको पता है, ठीक है। तो आगे सारी चीज आपको समझ आ गई। इस वीडियो को शेयर करें दोस्त मित्रों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।